दोस्तों, भगत सिंह का जब भी नाम सामने आता है तो उनकी शहादत भी याद आ जाती है। उनकी वो शहादत जो देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए, क्योंकि भारतीय इतिहास में भगत सिंह इकलौते ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी मौत को खुद डिजाइन किया था। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो चाहते तो अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वकील कर सकते थे, लेकिन ना तो सैंडर्स की हत्या की सुनवाई के लिए और ना ही सेंट्रल असेंबली में बम धमाके की सुनवाई के लिए उन्होंने कोई भी वकील नहीं किया और इस तरह से उन्होंने अपनी नियति को खुद चुना। लेकिन दोस्तों, बार बार एक सवाल उठता है कि महात्मा गांधी और नेहरू जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, उन्हें बचाया जा सकता था क्या? दोस्तों, सही में भगत सिंह को बचाया जा सकता था? और दोस्तों, अगर भगत सिंह की फांसी रुक जाती तो उनका क्या होता? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझ पे खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। दोस्तों, 27 सितंबर 1907 को पैदा हुए और 23 मार्च 1931 को फांसी चढ़कर शहीद हुए भगत सिंह ने इन लाइनों को अपनी जेल डायरी में लिखा था। ये लाइनें अपने आप सब कुछ बयान कर देती है, लेकिन दोस्तों फिर भी परिस्थितियों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और जय गोपाल उस जगह से फरार हो गए। दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में धमाके के बाद भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए वहां से भाग जाना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो रुके रहे, पर्चे फेंकते रहे और क्रांतिकारी नारे लगाते रहे। मकसद था देश और दुनिया को संदेश देना, जिसमें वो पूरी तरह से सफल भी रहे थे। गिरफ्तारी के बाद 7 मई 1929 को जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह की तरफ से आसफ अली कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में जब लंच टाइम हुआ तो भगत सिंह ने कोर्ट रूम में मौजूद अपने पिता किशन सिंह से साफ तौर पर कहा कि सरकार उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए तुली हुई है, लिहाजा चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उनकी फांसी तय है। अगले दिन 8 मई को जब भगत सिंह को बयान देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह ने माना कि उन्होंने बम फेंका है, क्योंकि इंग्लैंड को जगाने के लिए बम फेंकना जरूरी था। कोर्ट ने अपने लंबे फैसले में कहा कि बम फेंकने के दोषी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी भगत सिंह के खिलाफ एक और बड़ा मुकदमा बाकी था, जो कि था सैंडर्स की हत्या का मुकदमा। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 1929 से हुई। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह समेत 15 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से 7 सरकारी गवाह बने, जिनमें रामचरण दास, ब्रह्मदत्त, जय गोपाल, मनमोहन बनर्जी, हंसराज बोहरा और ललित कुमार मुखर्जी शामिल थे। दोस्तों, इस केस में भी भगत सिंह ने कोई वकील नहीं रखा, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने दूनी चंद को अपना कानूनी सलाहकार बनाया, लेकिन ये साफ कर दिया था कि दूनी चंद ना तो किसी से कोई सवाल करेंगे और ना ही कोर्ट में जज से कोई बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, भगत सिंह के पिता किशन सिंह ने वायसराय ऑफ इंडिया के सामने याचिका लगाई कि सैंडर्स की हत्या के दिन भगत सिंह लाहौर में थे ही नहीं। जब भगत सिंह को पता चला तो उन्होंने अपने पिता पर गुस्सा जताया और पत्र लिखकर कहा कि मुझसे पूछे बिना आपको ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिए था। आखिरकार वही हुआ। 7 अक्टूबर 1930 को सैंडर्स की हत्या का दोषी पाते हुए कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। और दोस्तों, अब बात आती है महात्मा गांधी और नेहरू की। उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? तो दोस्तों, 14 फरवरी 1931 को पंडित मनमोहन मालवीय ने वायसराय के सामने अपील की और कहा कि भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। उनकी अपील खारिज हो गई। दोस्तों, फिर 18 फरवरी को महात्मा गांधी की वायसराय से बात हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने वायसराय से कहा कि उन्हें भगत सिंह
और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा कि वायसराय ने उनसे कहा कि फांसी खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन उसे अभी के लिए टाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वायसराय अपनी बात पर कायम नहीं रहे। 24 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की तारीख तय हो चुकी थी। 19 मार्च को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के सामने फिर से मुद्दा रखा कि भगत सिंह की फांसी को टाला जाए, लेकिन इरविन ने इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने आसफ अली को भगत सिंह के पास भेजा ताकि भगत सिंह से वादा करवा सके कि उनकी सजा माफ हो जाएगी तो वो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। भगत सिंह ने आसफ अली से मिलने से भी इनकार कर दिया था। भगत सिंह अड़े रहे। फिर महात्मा गांधी ने 21 मार्च और 22 मार्च को लगातार 2 बार इरविन से बात की। इरविन नहीं माने। 23 मार्च को फिर महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी, लेकिन दोस्तों, जब तक इरविन चिट्ठी पढ़ते, फांसी देने की तारीख से एक दिन पहले ही 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। दोस्तों, 24 मार्च को जब महात्मा गांधी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो उनका भयंकर विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने कहा, चाहे वो कोई भी हो, उसे सजा देना मेरा अहिंसा धर्म के खिलाफ है। तो मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था। ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने फांसी रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, कई बातचीत की, 23 मार्च को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार हुई। और दोस्तों, रही बात नेहरू की, तो उन्होंने 12 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह की फांसी से पहले ही एक सार्वजनिक भाषण में कहा था, मैं उनसे सहमत हूँ या न हूँ, मेरे मन में भगत सिंह जैसे व्यक्ति के लिए साहस और श्रद्धा भरी है। भगत सिंह जैसा साहब बड़ा दुर्लभ है। वायसराय को अपने दिल से पूछना चाहिए, अगर भगत सिंह एक अंग्रेज होते और उन्होंने इंग्लैंड के लिए ऐसा किया होता तो उन्हें कैसा अनुभव होता। और दोस्तों, रही बात इसकी कि अगर भगत सिंह की फांसी रुक गई होती तो क्या होता, तो दोस्तों, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह को फांसी सैंडर्स की हत्या वाले केस में हुई थी। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले मामले में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद हुई थी। भगत सिंह को फांसी के बाद बटुकेश्वर दत्त को काला पानी भेज दिया गया। 15/10/1947 को आजादी के बाद नवंबर में उन्होंने शादी की, घर चलाने के लिए एक सिगरेट फैक्ट्री में नौकरी की, खुद की बिस्कुट की फैक्ट्री खोली, लेकिन कुछ काम न आया। पटना में बस के परमिट के लिए कमिश्नर से मिलने गए, तो दोस्तों, कमिश्नर ने उनसे स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण पत्र तक मांग लिया। 1964 में बटुकेश्वर दत्त गंभीर रूप से बीमार हुए। उन्हें कैंसर हो गया था। दिल्ली के एम्स में 20 जुलाई 1965 को आखिरी सांस ली। दोस्तों, बाकी तो आप पर छोड़ते हैं कि अगर भगत सिंह की फांसी रुक गई होती तो क्या होता। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में आजादी के बाद जिंदा रहे क्रांतिकारियों के साथ क्या सलूक किया गया। बाकी इसका दोषी कौन है, एक लंबी बहस है, क्योंकि इस अपराध से ना तो किसी राजनेता को बरी किया जा सकता है और ना ही हमको और ना ही आपको। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर करिएगा, ताकि हमारी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।